प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा जारी थी कि अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारण और घटनाएं, इसके अंतर्गत हमने आर्थिक नीति जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो लागू की गई और इसके अंतर्गत जो स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट आदि जो नए कर लगाए गए और इन नए करों लगाने के पश्चात जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जो असंतोष व्याप्त हुआ, उस असंतोष को दूर करने का यद्यपि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा प्रयत्न किए गए और कुछ समय तक हालात सामान्य हुए, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण जो चाय की जो चाय के ऊपर जो आयात शुल्क जो लगाया गया, उससे यहाँ ब्रिटेन के उपनिवेश अर्थात जो अमेरिका के अंदर जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में जो तीखी प्रतिक्रिया हुई। और इतना ही नहीं कि इससे लोगों में एक असंतोष इतना जबरदस्त व्याप्त हुआ कि जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विद्रोह जो है वो बढ़ता चला गया और मजबूर होकर के नहीं ब्रिटिश सरकार को इस असंतोष को दबाने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई से पूरे अमेरिका के अंदर एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज हम बोस्टन टी पार्टी की जो घटना घटी और बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद में जो हालात उत्पन्न हुए, उन पर हम चर्चा करेंगे। करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट के बाद में जो नए कानून बनाए गए, उन नए कानूनों के बाद में टाउनशेड शुल्कों को हटा लिए जाने के बाद उपनिवेशों में अचानक मतभेद पैदा हो गया और अभी भी अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति काफ़ी सद्भावना थी, विशेषकर धनिक वर्ग में। वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराए गए दंगों तथा बहिष्कार के विरुद्ध थे, क्योंकि गड़बड़ से व्यापार को हानि पहुंचती थी। साधारण अमेरिकी को भी इंग्लैंड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने की अधिक इच्छा न थी। वह तो केवल ये चाहता था कि अपने खेत या दुकान पर आज़ादी से काम करे और शांति से अपना जीवन निर्वाह करे। परंतु देशभक्तों तथा विद्रोहियों का एक छोटा सा वर्ग विवाद को जीवित रखने के पक्ष में था। उनका कहना था कि जब तक चाय पर कर रहेगा, उपनिवेशों पर इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा और इसी आड़ में भविष्य में भी इस सिद्धांत का पूर्ण प्रयोग किया जा सकेगा। अतः उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए यह सिद्धांत घातक था और इसका विरोध किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। संयोग से उग्रवादियों को सैमुअल एडमंड्स जैसा आदर्श नेता मिल गया। उसमें साहस और कुशल बुद्धि थी। उसकी वाक्य शैली सुस्पष्ट और निष्कपट थी। उसको एक सबल राजनीतिक दल का समर्थक भी प्राप्त था। उसका मुख्य ध्येय अमेरिकी लोगों को अपने महत्व का आभास कराना और उन्हें आंदोलन के लिए जागृत कराना था। इसके लिए उसने लेखों और भाषणों का सहारा लिया और पत्र व्यवहार समितियों की स्थापना की। ऐसे ही समय में इंग्लैंड की सरकार की एक भारी भूल ने असंतोष की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित कर दिया। इंग्लैंड की शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा इस समय संकट की स्थिति में थी। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की पूर्ति का एकाधिकार था, परंतु इस समय इंग्लैंड के गोदामों में चाय भरी थी, उसका कोई ग्राहक नहीं था। यदि कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का अधिकार मिल जाए तो कंपनी दिवालिया होने से बच सकती थी। वैसे भी अमेरिका में 1770 ईस्वी के बाद से चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत बढ़ गया था। अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 ईस्वी में संसद ने चाय अधिनियम एक्ट पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था।
उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीद देंगे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ़ थी और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। विवश होकर यहां देखते हैं कि विवश होकर अधिकांश जहाजों को वापस इंग्लैंड भेजना पड़ा, परंतु बॉस्टन बंदरगाह में कुछ जहाज रुक गए। बॉस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे यहां कंपनी के प्रतिनिधि थे और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतार कर गोदामों में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस समय 26 दिसंबर 1773 ईस्वी की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण करके जहाजों पर हमला कर दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। ये घटना अमेरिकी इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद में एक कानून का पालन करते हुए काम किया था कि उपनिवेशों ने संसद की अवहेलना करके उसके अधिकार को चुनौती दी। जॉर्ज तृतीय जैसे शासक इस प्रकार की कार्रवाई को कभी सहन नहीं कर सकता था और न ही संसद इसे सहन कर सकती थी। अतः संसद ने 5 निष्ठुर नियम पास किए जिसका उद्देश्य अमेरिका में उग्रवाद का दमन करना था। पहले नियम द्वारा बॉस्टन बंदरगाह को उस समय तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। इससे बॉस्टन नगर का जनजीवन संकट में हो गया क्योंकि इसका सीधा अर्थ था बॉस्टन का आर्थिक विनाश। दूसरे नियम के अंतर्गत मैसाचुसेट्स के सभासदों जिन्हें पहले उपनिवेशी निर्वाचित करते थे को नियुक्त करने का अधिकार राजा को दे दिया। गवर्नर को न्यायाधीश नामांकित करने का अधिकार दे दिया गया और गवर्नर की अनुमति के बिना नगर सभाओं की बैठक पर रोक लगा दी। तीसरे नियम के अंतर्गत हत्या संबंधी सभी मुकदमे इंग्लैंड या उपनिवेशों में न्याय हेतु भिजवाने का प्रावधान था। चौथे नियम के अंतर्गत ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने की समुचित आवास की व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों पर डाल दिया गया और 5वें नियम के द्वारा कनाडा में रहने वाले कैथोलिक को असहिष्णुता प्रदान कर दी गई और क्वीबेक की सीमा आरोही नदी तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार से ये जो नियम बनाए गए, इन नियमों से भी एक असंतोष का माहौल व्याप्त जो पहले से चला आ रहा था वो और ज्यादा उग्र होता चला गया। अमेरिकी क्रांति के जो कारणों की हमने बात की उसमें बोस्टन की जो घटना थी, उसके बाद में हम यहाँ एक कारण और की चर्चा करेंगे, वो है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इन नवीन कानूनों से सारे अमेरिका में सनसनी पैदा हो गई। लोगों ने इन्हें दमनकारी कानून की संज्ञा दी। इन कानूनों का उद्देश्य मैसाचुसेट्स को दबाना था, परंतु अन्य सभी उपनिवेश इसकी सहायता के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और आवश्यक खाद्य वस्तु भेजने जिनकी उपनिवेश में बड़ी आवश्यकता थी। वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा, जिसके परिणाम स्वरूप यह देखते हैं कि 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों के जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी और दक्षिणी कैरोलाइन के जॉन रूटेलेज और क्रिस्टोफर गैडेने प्रमुख थे। कांग्रेस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना था। इनके न्यायोचित अधिकारों को स्वतंत्रता की पुनर्प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना और ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध बनाना था। अधिवेशन के निर्णय अनुसार एक घोषणा पत्र
तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया। यह एक प्रकार से अधिकारों और शिकायतों की घोषणा थी। कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य एक संघ संगठन था जिसने व्यापार बहिष्कार को पुनर्जीवित किया, गांव-गांव में सुरक्षा समितियां स्थापित करने तथा ब्रिटिश माल का उपयोग करने वालों की सूचना कांग्रेस को भिजवाने का निश्चय किया गया। अंत में यदि गड़बड़ समाप्त न हो तो मई 1775 ईस्वी को एक और सम्मेलन बुलाने का इसी में निश्चय किया गया। परंतु यह देखते हैं कि स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ और तनाव जोरों पर था। वहां के स्वयंसेवकों ने कॉनकॉर्ड में गोला बारूद का संग्रह किया और 19 अप्रैल 1775 को जनरल गेज ने इस युद्ध सामग्री के संग्रहण करने पर जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। स्वयंसेवकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने लेकिंस्टन गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस प्रयास में 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कॉनकॉर्ड से वापस लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी और बहुत से सैनिक मारे गए। कहने का अभिप्राय है कि जो प्रथम महाद्वीपीय जो कांग्रेस बुलाई गई उसका उद्देश्य तो ये था कि ब्रिटेन के साथ में अमेरिका का संबंध जो थे, व्यापारिक जो संबंध है, उन्हें सुधारा जाए और इसके लिए जो नीति बनाई गई और उसे ब्रिटेन भेजा भी गया। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ औपनिवेशिक सरकार के द्वारा इन विद्रोहियों को या अमेरिका के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ एक स्वयंसेवकों के बीच में और ब्रिटेन के सैनिकों के बीच में एक झड़प देखने को मिलती है और इस झड़प के बाद में पूरी स्थिति तनावपूर्ण और अधिक होती चली गई। परिणाम स्वरूप द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस जो कि 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में बुलाई गई और बॉस्टन में के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता की। टॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता की भी इसमें उपस्थित हुए। काफ़ी वाद विवाद हुआ और उसके बाद में एक जो मसौदा तैयार किया गया, एक जो घोषणा तैयार की गई, उसके अंतर्गत ये बताया गया कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत है और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह लेंगे। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किया है उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प ले चुके हैं। ये जो संकल्प पत्र जो लिया गया, ये द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो कि 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया के अंदर जो बुलाई गई थी, उसके अंदर अमेरिका वासियों के द्वारा लिया गया। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने सेना जो है वो खड़ी करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया और जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रधान सेनापति बना दिया गया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय तथा ब्रिटिश संसद ने औपनिवेशिकों की ओर से की गई प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और 23 अगस्त 1775 ईस्वी को जॉर्ज तृतीय ने एक घोषणा जारी की और इस घोषणा के बाद अमेरिकी उपनिवेशों को विदेश विद्रोही घोषित कर दिया। इस प्रकार से इस संघर्ष का यहाँ सूत्रपात होता है और यह देखते हैं कि सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और टॉमस पेन जैसे देशभक्त युद्ध को बढ़ावा देने की जो स्थिति थी उसके अंदर अंत में कांग्रेस की दृढ़तापूर्ण इंग्लैंड से पृथक होने के पक्ष में हो गई और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका स्वतंत्रता का जन्मदिन उसी दिन मनाया जाता है। और इस घोषणा पत्र में जो कहा गया वो इस प्रकार से है,
हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उसके सृष्टा ने उनको कुछ अविच्छिन्न अधिकार से संपन्न किया है कि उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अधिकार भी हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मानव समाज में शासन की स्थापना होती है और उनको न्यायोचित अधिकार शासितों की स्वीकृति से ही मिलता है। जब किसी प्रकार का शासन तंत्र इन उद्देश्यों पर कुठाराघात करता है और जनता को यह अधिकार है कि वह उसे बदल दे अथवा उसे समाप्त कर दे और एक नई सरकार स्थापित करे जिसकी आधारशिला ऐसे सिद्धांतों पर हो और शक्ति का संगठन इस प्रकार किया जाए कि जिससे उन्हें ऐसी आशा हो कि उनको सुरक्षा व सुख की प्राप्ति हो। स्वतंत्रता की घोषणा ने अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से पृथक कर दिया और अमेरिकी लोगों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वशासन तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए अदम्य जोश पैदा कर दिया। इंग्लैंड ने भी इस विद्रोह को दबाने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु 6 वर्ष के निरंतर युद्ध के बाद अंततः उसे झुकना पड़ा और स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1776 को जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो हुआ, तैयार हुआ, उसके बाद में अंत में इंग्लैंड ने जो अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता की घोषणा को उन्होंने मान्यता दी। इस प्रकार से अमेरिका औपनिवेशिक साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर पाया। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।